हमारा समाज जातियों के जाल में उलझा हुआ है। राजनीति इस जाल को और पेचीदा बना देती है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए आप, तमाम जातियां हैं, हर जाति की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी भी मिल जाएगी वहां पर। जाति का मुद्दा नया नहीं है, 150 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। 1872 में अंग्रेजों ने पहली बार जातीय जनगणना करवाई। आखिरी बार 1931 में ये हुई। आंकड़े जुटाए गए लेकिन कभी जारी नहीं किए गए। 1991 में आजादी के बाद पहली बार देश में जनगणना करवाई गई, लेकिन सरकार ने जाति के आधार पर गिनती नहीं करवाई। सिर्फ SC ST को जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया। इसके बाद 2010-11 में UPA 2 में सरकार ने जातियों की जानकारी ली, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हुए। 2015 में कर्नाटक में ऐसा ही सर्वे हुआ, लेकिन तब भी आंकड़े सामने नहीं लाए गए। सरकार ने रिपोर्ट पर पर्दा डाले रखा। आज जनगणना अगर पूरी हुई है एक राज्य में, तो हम सामाजिक न्याय उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। दूसरा, राजनीतिक रूप में अगर लालू जी और नीतीश जी अगर जनगणना कराने के बाद उन समाजों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सामाजिक न्याय की जो भी पॉलिसी बनी है उसका अगर लाभ नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। जातीय जनगणना की मांग कैसे उठी? सबसे पहले किन लोगों ने इसको हवा दी? कौन थे वो लोग? 80 के दशक में देश के क्षेत्रीय दलों ने इसकी शुरुआत की। जातीय जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले आरक्षण की मांग बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम ने की। कई और दलों ने भी अलग अलग पिछड़ी जातियों के लोग थे, उन्होंने भी इस बात को उठाना शुरू किया। उन्होंने अगड़ी जातियों के वर्चस्व को चुनौती देकर सियासी आधार को मजबूत किया। पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा और नौकरी के आरक्षण की मांग उठने लगी। इसलिए 1979 के केंद्र सरकार ने एक मंडल कमीशन बना दिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी बीपी मंडल। उन्हीं को आरक्षण की मांग पर रिपोर्ट तैयार करनी थी। मंडल साहब ने 1980 में रिपोर्ट बनाई और उसमें पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। 10 साल बाद बीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद देश में बड़ा बवाल हुआ, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की मांग अब भी बरकरार रही। क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय दल, सब अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक इस मुद्दे पर अपना स्टैंड लेते रहे हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान में कास्ट और क्लास में एक कोरिलेशनशिप है, इसको आप निकाल नहीं सकते, तो आपको इसको मान्यता देना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है जाति गणना एक बहुत अच्छा बेसिस हो सकता है कि हम लोगों ने लोकतंत्र में जो 70 साल में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितने पीछे गए हैं, और जो बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, काशीराम जैसे बोलते थे, जो 85% ऑफ द लोग, उनको क्या मिला। नेता वोट बैंक के लिए खेल में, ये जो वोट बैंक की सारा समीकरण होता है, खेल होते हैं, वोटों का खेल होता है, उसमें जातीय समीकरणों का मेल बिठाने की कोशिश करते हैं। बिठाइए, लेकिन विकास और गुड गवर्नेंस की कसौटी पर नहीं। ये वो दो मूलभूत चीजें हैं जिनकी उम्मीद करना हर नागरिक का हक है, और उस हक को पूरा करना हर सरकार का फर्ज है और दायित्व भी है। अगर इन दोनों चीजों में कोई भी सूबा या इन दोनों चीजों की वजह से देश पिछड़ता है, तो फिर राजनीति में आगे बढ़ने का कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। लिहाजा राजनीति के लिए समीकरण का फार्मूला जो भी हो, देश और सूबा तरक्की और गुड गवर्नेंस के रास्ते पर कतई पिछड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।